कितना फक्र महसूस कर रहे हैं। आज हम बहुत खुश हैं। डीआरडीओ के सारे वेपन सिस्टम्स ने ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा काम किया। और सबसे बड़ी बात, कोई बाहर में बने हथियारों की बात नहीं कर रहा है, देश में बने हुए हथियारों की बात कर रहा है। ब्रह्मोस के बहुत ही अच्छा वेपन सिस्टम है, जो टारगेट आप देते हैं पे ही जाके लगता है, और इसको इंटरसेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इसकी स्पीड बहुत हाई है। हथियारों के निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी, चूंकि हमारे जो वेपन सिस्टम है वो हर पैमाने पर खरे उतरे हैं। इससे इनकी एक्सपोर्ट पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारे देशों ने देखा है कि ये वेपन सिस्टम्स बैटलफील्ड में काम कर चुके हैं। पाकिस्तान में घुसकर मारने के बाद दुनिया भर में भारत का डंका बज गया, मेक इन इंडिया छा गया। भारतीय हथियारों ने दुश्मन देशों में ही नहीं, सुपर पावर में शुमार दुश्मन देशों की नींद भी उड़ा ली। और यह सब कमाल हुआ डीआरडीओ के बदौलत। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर बी कामत। सीधे उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, कितना फक्र महसूस कर रहे हैं आप? आज हम बहुत खुश हैं। डीआरडीओ के सारे वेपन सिस्टम्स ने ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा काम किया है, और देश पे जो संकट आया था उसका अच्छा सा निर्वहन हुआ है। सर, आज हर जगह जो है स्वदेशी हथियारों की धूम है। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इसकी चर्चा कर रहे हैं। क्या कहेंगे, हर जगह स्वदेशी हथियारों की बात हो रही है। देखिए, ये काम हम लोग बहुत टाइम से कर रहे थे, बट ऑपरेशन सिंदूर के रीज़न से उनका अभी बैटल टेस्टिंग हुआ है और उन्होंने बैटल में अपना काम दिखाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे वाले दिनों में हमारे और बहुत से हथियार इंडक्ट हो जाएंगे, और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम लोग पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाए और टेक्नोलॉजी लीडर बन जाए 2047 तक, उस सपने को साकार करने में हम पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। हर जगह अगर बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात आप कर रहे थे सर, तो जहां जहां गए देश की अगर बात करें, हथियार की बात करें, तो कहीं ब्रह्मोस की चर्चा हो रही है, कहीं आकाश तीर की चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, कोई बाहर में बने हथियारों की बात नहीं कर रहा है, देश में बने हुए हथियारों की बात कर रहा है। मतलब हमें उन पर भरोसा है और हम इसके बदौलत दुश्मन को सबक सिखाएं। देखिए, ब्रह्मोस ये बहुत ही अच्छा वेपन सिस्टम है। ये वेपन सिस्टम आप जानते हैं, हमने रशियंस के साथ मिलकर बनाया है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी प्रेसिशन टारगेटिंग बहुत अच्छी है। जो टारगेट आप देते हैं उस पे ही जाके लगता है, और इसको इंटरसेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज इसकी स्पीड बहुत हाई है। तो ये ब्रह्मोस होने के कारण हम दुश्मन को प्रिसिशन तरह से टारगेट कर सकते हैं। फिर हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे आपने कहा, आकाश सिस्टम है, एमआरसैम है, इन्होंने भी इस ऑपरेशन में बहुत अच्छा काम किया। और आकाश तीर ने ये सारे सिस्टम्स को नेटवर्क कर कर हमें हमारी क्षमता को बहुत अच्छी बढ़ाई दी। उससे क्या हुआ कि कोई भी सेंसर उसको डिटेक्ट करता है तो एक कॉमन पिक्चर एक सेंट्रल स्पेस स्पॉट पे, कमांड सेंटर पे आता है, उससे आप अप्रोप्रिएट वेपन यूज कर सकते हैं। तो आकाश तीर ने भी हमको बहुत ही सक्सेसफुल हमारा एयर डिफेंस बनाने में बहुत बड़ी उपयोगिता दी है। तो क्या ब्रह्मोस को और घातक और असरदार बनाने का भी काम चल रहा है सर इस पर सर? हाँ, हम ब्रह्मोस का इम्प्रूवमेंट्स पे काम कर रहे हैं। हम उसके रेंज बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, उसको छोटा बना के, इसके छोटा बनाने से ब्रह्मोस एनजी वर्जन हम लोग उस पर भी काम हो रहा है। ब्रह्मोस एनजी क्या होगा, अभी हम ब्रह्मोस खाली सुखोई से फायर कर सकते हैं, उसको अगर हम थोड़ा छोटा बनाते हैं तो हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ वो इंटीग्रेट होगा। तो उस पर भी काम चालू है। तो ये दोनों वर्जन, एक लॉन्गर रेंज वर्जन और एक छोटा ब्रह्मोस, दोनों पे काम चालू है। तो उससे स्पीड भी बढ़ जाएगी सर, ब्रह्मोस के और ज्यादा घातक हो जाएगा सर? हाँ, नहीं, वो एक थर्ड वर्जन होगा जो हाइपरसोनिक के करीब होगा, 4 to 4.5 मैक, बट उस पर अभी काम शुरू नहीं।
तो सर उस हालात में अगर बात करें देसी हथियारों की बात करें तो महत्व और भी बढ़ जाता है कि जब जरूरत पड़ी तो इन हथियारों ने अपनी विश्वसनीयता साबित की। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं इंग्लिश में एक कहना है कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। जब तक वो साबित नहीं होती तो सर्विसेज को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन जब ये परफॉर्मेंस इन वेपन सिस्टम्स ने दिया है इस ऑपरेशन में, उससे हमारे सर्विसेज का हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आगे बहुत सारे वेपन सिस्टम्स भी इंडक्ट हो जाएंगे। क्या अब लगता है कि डीआरडीओ से उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई है फोर्सेस की? जब भी आपको सक्सेस मिलता है तो उम्मीद तो बढ़ जाती है, बट हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह तैयार है टू मीट द एक्सपेक्टेशंस। फोर्सेस से ज्यादा कहें कि लोगों की उम्मीदें, जो आम भारत के लोग हैं उनकी उम्मीदें बढ़ गई है। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये ऑपरेशन, ये हम कहते हैं कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट है। इससे ऑर्गेनाइजेशन में भी पूरा एंथुजियाज्म बढ़ गया है और सब लोग अब और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो सिस्टम्स पे काम हो रहा है वो जल्द से जल्द इंडक्ट हो जाए। सर दुश्मनों के बीच तो ब्रह्मोस का खौफ तो है ही। दुश्मन देश की बात करें तो वो लोग सो नहीं पाता, अभी तक ब्रह्मोस को उनके सपने आ रहे हैं। तो क्या डीआरडीओ के पिटारे में और भी ऐसे कुछ खतरनाक हथियार हैं जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है? कुछ है तो कुछ चर्चा कर। तो हम लोग एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल पे भी काम कर रहे हैं। हम लोग एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स जैसे रुद्रम 2, रुद्रम 3, रुद्रम 4 इन पे काम हो रहा है। एयर टू एयर मिसाइल्स अस्त्रा मार्क 2, अस्त्रा मार्क 3 पे भी काम हो रहा है। फिर हम लोग एंटी शिप मिसाइल्स, वैरायटी ऑफ एंटी शिप मिसाइल्स पे काम हो रहा है। तो हमारी क्षमता तो बढ़ते जाएगी। बहुत से वेपन सिस्टम्स अगले 2-3 साल में इंडक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारे सर्विसेज की क्षमता बहुत ही बढ़ेगी। जिस हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें, उसकी बात करें तो कितना रेंज का लगभग होगा, क्या स्पीड होगा मोटे तौर पर, और उसका क्या स्टेटस है, कब तक मतलब उम्मीद करें सर? ये हमने इसका पहला टेस्ट किया है रिसेंटली। इसको हम अगले 2-3 साल में डेवलपमेंट खत्म करेंगे, उसके बाद उसका इंडक्शन शुरू होगा। मैं आपको रेंज के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, बट ये क्लोज टू 8 to 9 मार्क स्पीड पे ऑपरेट करेगा। उस रफ्तार में होगा तो मार्क का मतलब है स्पीड ऑफ साउंड, तो 8 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड पे काम करेगा। तो रडार भी पकड़ नहीं पाएगा दुश्मन की बात करें तो उसकी? नहीं, रडार पे डिटेक्ट करने से भी उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल होगा और उतना ही डेडली होगा जैसे ब्रह्मोस है, बाकी अग्निवीर है सर। हाँ, उसकी वॉरहेड कैपेसिटी ब्रह्मोस से ज्यादा होगी। क्रूज भी होगा, वो क्रूज भी होगा और ज्यादा डेडली होगा, मतलब बात करें तो। हाँ। तो सर ये और भी कई सारे डीआरडीओ की बात करते हैं तो शॉर्ट रेंज के लगभग हो गया ब्रह्मोस वगैरह। लॉन्ग रेंज में किस तरह की मिसाइल पर आप लोग काम कर रहे हैं और कब तक हम? देखिए, लॉन्ग रेंज अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो पूरे स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स थी, बट अगर हम लोग कन्वेंशनल मिसाइल फोर्स की तरफ बढ़ते हैं, ये डिसीजन गवर्नमेंट का है, तो ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हम लोग टैक्टिकल यूज के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। क्षमता तो है, बट अभी ये गवर्नमेंट के डिसीजन। अभी अगर लॉन्ग रेंज के माने तो अग्नि 5 है अगर बात करें तो सर। वो तो स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम। जी बिल्कुल। तो स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम के बारे में मैं आज इस इंटरव्यू में तो कुछ बात नहीं करूंगा जी, बट हमारे सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स करंटली तो स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन के। तो क्या अब माने कि सर हथियारों के निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी, चूंकि हमारे जो वेपन सिस्टम है वो हर पैमाने पर खरे उतरे हैं? हाँ, इससे इनकी एक्सपोर्ट पे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारे देशों ने देखा है कि ये वेपन सिस्टम्स बैटलफील्ड में काम कर चुके हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो टारगेट रक्षा मंत्री जी ने दिया है कि 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होना चाहिए अगले 2029 तक, वो हम लोग पूरी तरह मीट कर पाएंगे। तो कुछ क्या ऑर्डर वगैरह भी मिलने शुरू हो गए या बातचीत शुरू हो गई? बातचीत तो शुरू हो गई। जैसे ब्रह्मोस की बात करें, ब्रह्मोस के बारे में, आकाश के बारे में, हमारे एटैग्स के बारे में, पिनाका के बारे में,
हमारे वैरायटी ऑफ रडार्स के बारे में, टॉर्पीडोज के बारे में बातचीत हो रही है। सर एक और बड़ी बात अगर बात करें कि इधर हाल के सालों में बात करें कि इजराइल हमास युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें या ताज़ा जो अभी चल रहा है ईरान और इजराइल की युद्ध की बात करें, हमला वही विफल कर पाया है जिसके पास अपना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात करें तो इनके आगे कहाँ टिकता है? हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा कि पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, बट उनका कोई भी वेपन सिस्टम या ड्रोन इंडिया में डैमेज नहीं कर पाया। उसका मतलब है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे पास S-400 है जो रशिया से लिया हुआ है। फिर हमारे पास MRSAM है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो हम लोगों ने इजराइल के साथ जॉइंटली डेवलप किया है। फिर हमारा खुद का आकाश सिस्टम है। फिर हमारे पास एंटी ड्रोन सिस्टम है D4, जो भी पूरा इंडिजिनस DRDO डेवलप सिस्टम है। तो ये लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास है। और जैसे आपने शुरू में कहा था, ये सब आकाश तीर के द्वारा नेटवर्क है जी। इससे हमारी एयर डिफेंस की क्षमता बहुत अच्छी है और ये प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी कोशिश की हमने उसको डिफेंड किया। सर ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में आप बेहतर बता पाएंगे, जो हमारा अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैयार हो रहा है, DRDO तैयार करी, कुछ जो है वो अगर पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो फिर हमें अगली पीढ़ी की बात करें तो S-400 या S-500 की जरूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, ये डेवलपमेंट अभी चालू है। हम लोग का फर्स्ट डेवलपमेंट ट्रायल इस साल M1 मिसाइल का होगा, बट इसका पूरा डेवलपमेंट डेवलपमेंट 28 तक खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद उसका इंडक्शन शुरू होगा। फिर हम लोग का QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल भी इंडक्ट जल्दी ही होने वाला है। तो ये जब दोनों सिस्टम इंडक्ट होंगे तो हमारी एयर डिफेंस की क्षमता और भी बढ़ेगी। हम लोग D4 सिस्टम का भी रेंज इंप्रूव कर रहे हैं, हायर पावर लेजर लगा के। हम लोग हाई पावर माइक्रोवेव पे भी काम कर रहे हैं, जो हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम को और भी अच्छा बनाएगा। और कुछ का रेंज क्या होगा सर? 400 जैसे S-400 है? हाँ, S-400 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और ज़्यादा मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, नहीं, ठीक है, लेकिन बट S-400 से बराबर या उससे बेहतर। और वैसे ही इफेक्टिव होगा सर? वैसे ही इफेक्टिव होगा। वो भी बहुत डेडली होगा तब तो पूरा एकदम। हाँ, वो भी जैसे S-400 है, वो भी लेयर्ड सिस्टम है। 3 टाइप के मिसाइल्स होंगे, एक शॉर्टर रेंज, एक मीडियम रेंज, एक लॉन्गर रेंज। कब तक हो पाएगा इंडक्शन? ये 2028 तक डेवलपमेंट ट्रायल्स और यूजर ट्रायल्स खत्म होने चाहिए, उसके बाद इंडक्शन शुरू होगा। सर एक और है कि आजकल एक नए किस्म की वारफेयर की चर्चा हो रही है, ड्रोन वारफेयर जिसको कहते हैं सर। रूस यूक्रेन की बात करें, अभी बात की लड़ाई में बहुत हो रहा है, तो इस सिस्टम के लिए, वारफेयर के लिए DRDO कितना तैयार है, किस तरह की तैयारी है सर? ये क्षमता तो हमारे इंडस्ट्री में ऑलरेडी है। काफ़ी स्टार्टअप्स हैं, काफ़ी MSMEs हैं जो ऑलरेडी वैरायटी ऑफ ड्रोन्स बना रहे हैं। DRDO इन सारे इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहा है टू सी के ये ड्रोन्स को कैसे वेपनाइज किया जाए। बट ड्रोन्स बेसिकली इंडस्ट्री में क्षमता है, तो DRDO नहीं बना रहा है। हम लोग उनको मदद कर रहे हैं, उसको कैसे एंटी जैमिंग फीचर्स दी जाए, उसकी कम्युनिकेशन को कैसे हार्डन किया जाए, तो ये हम उनकी मदद कर रहे हैं। बट मेन काम तो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। तो क्या वैसे ही जो जैसे दुनिया भर में ड्रोन है, तो वैसा ही ड्रोन हमारे पास भी पूरी तैयारी है? हमारी इंडस्ट्री में क्षमता है। DRDO का फोकस मेल और हेल टाइप के ड्रोन्स पे होगा, जो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। डिटेल बताएं सर किस तरह के? तो ये ड्रोन्स जो 30,000 फीट के ऊपर फ्लाई कर सकते हैं, वैसे टाइप के ड्रोन्स पे हम DRDO में काम कर रहे हैं। जो ड्रोन्स ये वॉरफेयर में यूज हो रहे हैं जी, वो ड्रोन्स तो इंडस्ट्री में ही क्षमता है। और जो अपना जो DRDO बना रही है उसका वो तक 30,000 to 50,000 फीट पे काम करेगी। वैसे टाइप के ड्रोन्स पे हम लोग। और रेंज कैसा होगा सर? रेंज कितना होगा लगभग सर? हाँ, उसका तो रेंज, उसकी एंड्योरेंस 24 आवर्स से ज़्यादा रहेगी। तो रेंज तो आप यूजुअली ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ये बेसिकली सर्वेलेंस के लिए यूज़ होता है। तो वो
आपको कवरेज कर देता है जो बैटलफील्ड एरिया का। ओके। तो मेन रोल इनका ISR होता है, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस। लेकिन हम इस्तेमाल करना चाहें तो दूसरे रोल के लिए भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, वेपनाइज भी कर सकते हैं। और इसकी क्या स्टेटस है सर? जो एमका की बात करें, 5th जनरेशन या 5th जनरेशन, क्या है 6th जनरेशन? हाँ, तो एमका हमारा 5+ जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसको हम गवर्नमेंट ने हमको सैंक्शन 2024 में दिया है। अभी हम इसमें एक नया एग्जीक्यूशन मॉडल यूज करने वाले हैं। हमारे पुराने एयरक्राफ्ट जैसे LCA Mark 1 हो या Mark 2 हो, हमने डायरेक्टली HAL को पार्टनर नॉमिनेट किया था। इस बार एमका का पार्टनर सिलेक्शन में कंपटीशन होगा। एडा ने कल ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है टू चूज द पार्टनर। तो ये पार्टनर HAL भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर से भी हो सकता है, या जॉइंट वेंचर भी हो सकता है। तो ये सारे ऑप्शंस ओपन हैं और हमारी उम्मीद है कि पहला प्रोटोटाइप 2029 तक फ्लाई करेगा और उसके बाद डेवलपमेंट टेस्टिंग होगी, यूज़र टेस्टिंग होगी और 2034 तक इसका पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद इंडक्शन हो। 2034 के आसपास इंडक्ट हो जाएगा एयरफोर्स। हाँ, ये हमारी पूरी उम्मीद है। तो जैसा 5th जनरेशन होगा कि 6th जनरेशन होगी, दोनों आप लोग डेवलप कर रहे हैं एक साथ? नहीं, ये 5+ जनरेशन कहेंगे, 6th जनरेशन तो नहीं होगा, बट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से थोड़े ज्यादा फीचर्स, लाइक पूरा स्टेल्थ होगा, स्टेल्थ होगा, मैन अनमैन टीमिंग होगा, पूरा नेटवर्क होगा। अनमैन भी होंगे सर उसमें? अनमैन नहीं, मैन अनमैन टीमिंग। Okay, तो लॉयल विंगमैन के साथ फ्लाई कर सकता है, ठीक है, जो अनमैन्ड होंगे। बिल्कुल सर। तो ये कॉन्सेप्ट सारे जो 5+ जनरेशन एयरक्राफ्ट में हैं वो सारे रहेंगे और ऑफ कोर्स स्टेल्थ होगा। लेकिन थोड़ा डिले नहीं हो रहा है सर कि मतलब दुनिया भर में? नहीं, आप कहीं भी देखिए, कोई भी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में 10 ईयर साइकिल तो इवन सब जगह लगता है। F-35 को भी तो 10-15 साल लगे थे। तो ये तो डेवलपमेंट टाइम, ये रीजनेबल टाइम है, 10 साल। और जो आएगा अप टू द मार्क होगा, ऐसी तो हमारी पूरी उम्मीद है। अच्छा सर, एक और बात है कि DRDO की नहीं बात है, दूसरे जो PSU हैं, डिफेंस संस्थान है, उनको लेके एक सेना की अक्सर शिकायत होती है कि वो टाइम पर डिलीवरी नहीं कर पाते हैं सर। हाँ, ये शिकायत तो रहती है, बट बहुत से रीजंस रहते हैं डिलेस क्यों होते हैं। एक तो सप्लाई चेन का इशू रहता है। थोड़े कंपोनेंट्स पे हम अभी भी ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट हैं, और पहले कोविड हुआ, फिर ये सारे वॉर्स हो रहे हैं सारे जगह। तो सम क्रिटिकल मटेरियल, सम क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हमारा डिपेंडेंस है बाहर से, उसमें अफेक्ट हुआ है। और आप देखेंगे LCA Mark 1 का डिले इंजन के डिलेस के लिए भी हुआ है। फोर्सेस को काफी ज्यादा लगता है कि उनके लगता है रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रहा है, चैलेंजेस सफर कर रहा है, इस तरह से फोर्सेस कहते हैं, कई बार शिकायत जाहिर करते हैं सर वो। उनकी तरफ से देखा जाए तो शिकायत जेन्युइन है, बट सारी कोशिश सारे प्रोडक्शन एजेंसीज कर रहे हैं टू मीट द टाइमलाइंस। जैसे LCA की बात करें, LCA Mark 1A की बात करें, उनका ये कहना था कि अगर LCA का डिलीवरी अगर सही समय पर हो जाता तो मिग मतलब फ्लाई नहीं करना पड़ता है सर। हाँ, नहीं, वो करेक्ट है, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है। बट देखिए, इंजन का डिपेंडेंस GE के साथ है। नाउ G404 के सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ गया, उनको जो पार्ट्स उनके सप्लायर दे रहे थे वहाँ डिले हो गए, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी थी, तो उनको रीइस्टैब्लिश करना पड़ा दूसरे वेंडर्स के साथ। उसके लिए फिर आप जो भी एरोनॉटिकल कंपोनेंट होता है उसका रीसर्टिफिकेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए डिलेज हुए हैं। अभी GE के इंजन्स आ रहे हैं, तो अगले 3-4 साल में HAL अपने पूरे कमिटमेंट्स मीट कर ले। तो मानना ये चाहिए कि अब DRDO जो है, जो देश की रिक्वायरमेंट है, सेना की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करेगी आने वाले चैलेंजेस के लिए और टाइम पर करेगी सर। हाँ, DRDO तो देखिए एक R&D ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग डिज़ाइन और डेवलप करते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन तो हम लोग करते नहीं हैं। बट हमारी अभी पॉलिसी है कि हमारे प्रोजेक्ट्स जब भी शुरू होते हैं तो हम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पार्टनर स्टार्ट से ही हमारे साथ जोड़ लेते हैं।
उससे क्या होगा कि उनकी अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो स्टार्ट से इन्वॉल्व है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आगे के टाइम में ये डिलेज होंगे। और जो देश के सामने आने वाली चुनौती होगी उससे निपटने के लिए हाँ, हम पूरी तरह सक्षम हैं। अभी देश में एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, एमएसएमईज भी आ रहे हैं, लार्ज कंपनीज भी डिफेंस में आ रहे हैं, और एकेडमिया भी अभी डिफेंस रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये इकोसिस्टम क्रिएट होने से जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग मीट कर पाएंगे। शुक्रिया सर, एनडीटीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।